वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके लिए जनरल वन लाइनर्स का एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा जनरल साइंस वन लाइनर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं, यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे साउंड वेव्स जो है ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो ये हमारी निर्वात निर्वात मतलब हमारे वैक्यूम के अंदर। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि जब लाइट वेव्स जो हैं उनको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमारी जो वैक्यूम के अंदर जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। हमारे साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, जबकि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, उसको किसी मीडियम की या माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि हम कहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें तो परावर्तित वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए, दैट मीन्स कि हमारी जो वोल्टेज आ रही है उसकी वैल्यू को ऊपर या नीचे, कम या ज़्यादा करने के लिए, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग जो है वो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं। कोई भी जब हमारा डैम होता है वो नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से कम चौड़ा होता है, तो ताकि क्योंकि गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो डैम्स के अकॉर्डिंग जो है, जो पानी में बनते हैं डैम्स हमारे या बांध जो है वो पानी में बनते हैं। तो अगर नीचे हमारा पानी जो है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो उसका पानी का जो वेट है या जो मास है वो बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा चौड़ाई नीचे ज़्यादा होगी, हमारा जो बेस जो है वो ज़्यादा चौड़ा बनेगा, तो जो धरती के ऊपर दबाव है या जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। बिकॉज प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर। तो अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स जो है वो हमारा या प्रेशर जो है वो कम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, इसे बोलते हैं क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। कि ये वही है कि द्रवों की या लिक्विड्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो लेयर्स के अंदर वो फ्लूइड जो है वो हमारा लेयर्स में बहता है, और लेयर में बहने की वजह से उन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, या जो रेजिस्टेंस या रिवर्स जो होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं हिंदी में से श्यानता और इंग्लिश में से विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण आपका जो होता है वो एक यौगिक होता है, यानी कंपाउंड होता है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि जो विस्कोसिटी है गैसेस के केस में, जो उनकी विस्कोसिटी है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उनकी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गैसेस भी एक तरह से फ्लूइड की कंडीशन के आती है। फ्लूइड इज द कॉमन टर्म यूज्ड फॉर लिक्विड एज वेल एज द गैसेस। ओके, तो नेक्स्ट इज ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के नीचे का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जो ठंडे कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पे हमारी झील वगैरह है या नदियाँ वगैरह जो ऊपर से जम जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी ही जम जाती हैं, क्योंकि वो ऊपर से जम जाती हैं। नीचे जो है, क्योंकि जो हमारा पानी है उसका जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। तो बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जमती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जमने की वजह से ऊपर की परत पे बर्फ जम जाती है और बर्फ हल्की होने की वजह से ऊपर आ जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जब उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो वो पानी जो है लिक्विड फॉर्म में नीचे रह जाता है। तो नीचे के लिक्विड फॉर्म के पानी के अंदर ही हमारा जो है एक्वेटिक लाइफ जो है वो जिंदा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन और रात की अवधि का क्या होता। कि अगर हमारा उस पर एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, हमारी जो अर्थ के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारा जो डे का टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उसकी रोशनी को उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा जो डे है वो ज़्यादा देर तक सूरज की रोशनी जो है वो कंपेरेटिवली कम टाइम तक आती है। नेक्स्ट इज, विद्युत मोटर नियम सिद्धांत के अनुसार किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है। कि विद्युत मोटर का जो नियम है वो फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, मोटर पे हमारा फैराडेस के जो हमारे लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल है, तो एक उसमें से जो है जो फैराडेस के जो लेफ्ट हैंड और एक नियम जो है उसका वो जनरेटर में और एक जो है मोटर में लगता है। तो फैराडेस के जो लॉ है वही ही हमारे मोटर और जनरेटर दोनों के चलने के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इस, निम्न में से कौन सा बम जो जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। तो हमारा नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन बम। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बम क्या करता है कि वो ऐसा बम है जो लाइफ को तो डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन हमारी जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, बल गुणनफल है, यानी कि जो हमारा फोर्स, बल किसे कहते हैं, फोर्स को। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन का जो, तो मास होता है द्रव्यमान, एक्सेलरेशन होता है त्वरण। तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, आपको बल मिलता है, यानी कि फोर्स की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट इज, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। दैट इज अनुवांशिकी, यानी कि कोई भी ऐसी जो स्ट्रीम ऑफ साइंस जो हमें उसके बारे में हेरेडिटी और उसकी डिफरेंस, उसके अलग अलग विभिन्नता, उसके अलग अलग रूपों के बारे में बताती है, तो उसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है, मतलब कि कोई भी, अगर आप ये शून्य का मतलब है अगेन सेम चीज, कि आपका अगर वैक्यूम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वैक्यूम में या एकदम फ्री फ्लो गिर रही है तो उनका जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा।
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो वेग हमारा होता है, वो संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, और जिसे वेग इज द वेलोसिटी ओनली। ठीक है, तो इन सबको जब आप रिफ्रेश कर दोगे तो आपको द्रव्यमान यानी कि मास आपको मिल जाएगा। ठीक है, संवेग जिसे हम इम्पल्स बोलते हैं, संवेग इज इम्पल्स एंड द वेलोसिटी का जो रेशियो है वो हमें मास की वैल्यू देगा, क्योंकि संवेग यानी कि इम्पल्स है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। कोई भी हम खाने की चीज़ होती है तो हम हमसे यही पूछते हैं कि हमारे इसमें कितने कैलोरीज मिलते हैं, तो यानी कि वो जो कैलोरी है वो खाद्य ऊर्जा होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। जो हमारी करंट है, करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? आपको पता है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉरी, कि किसी भी आपके ऑब्जेक्ट की, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन अब जो थर्ड एक और अवस्था आ चुकी है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा यानी कि वो ना तो बहुत बिल्कुल सॉलिड है, ना ही बहुत ही लिक्विड है। ठीक है, जो थिक थिक से होते हैं तो उसे हम प्लाज्मा को बोलते हैं, उसकी चतुर्थ अवस्था यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट इज पुष्पक की द स्टडी ऑफ द फ्लावर्स इज नॉन एज एंथोलॉजी। पुष्पक का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई का क्या है? यानी कि अगर हमारे जो जब हमें पावर ऑफ द लेंस को मापना होता है तो उसकी ऐसा यूनिट जो है वो डायोप्टर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगर जब हमें जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है तो उसके अंदर हम जीवाश्मों का ही अध्ययन करते हैं, जो हमारे यानी कि फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में जब हमें स्टडी करना है तो वो फॉसिल्स फॉसिल साइंस के बारे में हम बात करते हैं। डेसिबल का जो किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? वातावरण में ध्वनि, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो साउंड है, साउंड की इंटेंसिटी मापने के लिए हम लोग जो है वो डेसिबल को मापते हैं। तो लास्ट वन इज द विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो हमारी यानी कि विद्युत चुम्बकीय कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? जो रेडियो वेव्स होती है, जो रेडियो वेव्स हैं वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस। If you like it, please share with your near one and the dear ones to spread the knowledge. And please like and subscribe the channel. Thank you very much. Thanks a lot.